हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं मॉर्निंग में 11 बजे आपके हाई कोर्ट का मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी और आपके जीके ये आपकी कवर होती है 50 नंबर, है ना। और हमने कहा भी है कि देखिए आप लोगों ने काफ़ी मॉडल पेपर लगा लिया है और अब आपको देखना है कितना स्कोर जा रहा है, क्या कमियां हैं, क्योंकि समय भी आपके पास ज़्यादा नहीं है। तो जो भी आपके पास बुक हो उससे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। करंट अफेयर की क्लास भी आपको 3 बजे चलती है और शाम को 6 बजे यूपीजी की क्लास होती है और 8:50 में हिंदी की क्लास होती है ना। तो इन क्लासों को भी आप लोग देते चलिएगा। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, जय मां शारदे, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, तो फिर सुपर फास्ट तरीके से इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे और अंत में आप लोग बताइएगा कि आपका जो स्कोर है वो आपका कौन कितना आ रहा है, ठीक है। और आप लोग कहाँ से जुड़े हैं जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रित का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए, रित का विलोम शब्द क्या होता है। रित मतलब होता है सत्य, है ना। रित मतलब होता है सत्य होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा अनृत। अनृत मतलब होता है झूठ। तो आपका जो आंसर है क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। रित का विलोम होता है अनृत होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि अवनत का विलोम शब्द इनमें से क्या है। अवनत का विलोम क्या होता है। तो अवनत और उन्नति, याद रखिए, अवनत और उन्नति। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है टिकाऊ में प्रत्यय बताना है। टिकाऊ में प्रत्यय बताना है। जब भी कोई शब्द दिख गया हो और आपसे प्रत्यय पूछा जाए तो उस शब्द को 2-3 बार बोलेंगे तो ऑटोमेटिक है कि जो प्रत्यय है वो ऑटोमेटिक बाहर निकल के आ जाएगा। जैसे टिकाऊ, टिकाऊ, लास्ट में शब्द निकल रहा है कौन, तो आप कहेंगे लास्ट में निकल रहा है आओ। आओ जो ऑप्शन है कौन सा, यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 कि उल्लंघन में उपसर्ग बताना है। उल्लंघन में उपसर्ग आपको बताना है। जब उल्लंघन को तोड़ते हैं तो ये बनता है उत धन लंघन। ये आपके व्यंजन संधि के रूल के अकॉर्डिंग टूटेगा। तो यहाँ पर आपका आएगा सी नंबर, उत आपका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निर्विवाद का संविच्छेद आपको बताना है। निर्विवाद का संविच्छेद आपको करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रा है, ये रा को हटा देना है और आपको विसर्ग लगा देना है। तो निर निकलेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, निर्विवाद, है ना। तो यहाँ पर देखिए नी हो जाएगा और विवाद हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। आपसे कह रहा है अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो या के साथ देखिए आधा अक्षर लगा है। हमने कहा था जब या के साथ कोई भी आधा अक्षर लगा होता है ना, या वा के साथ, तो आपका हमेशा यण संधि होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो छोटी ई है और आपका आ है ये आपका या हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, तोड़ने बनेगा अभिधन अर्थी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर है कि एकदंत में समास बताना है। एकदंत में समास क्या हो जाएगा। तो एकदंत किसे कहते हैं, तो आपके गणेश भगवान को कहते हैं, अर्थात विशेष अर्थ निकलता है। जब विशेष अर्थ निकलता है तो आपका होता है बहुरी समास। तो ऑप्शन जिसका सी आ रहा है तो जवाब बिल्कुल सही बनता चले जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। देखिए द्वंद्व समास नहीं है, कह रहा है सीता राम, सीता और राम इसमें भी आपका है। राजा रंक, राजा और रंक इसमें भी है। गंगा यमुना में भी आपका क्या है, द्वंद्व समास है। इसमें दोनों ही पद क्या थे, प्रधान थे। यहाँ पर दिया है बंधन मुक्त, है ना। तो क्या हो जाएगा, बंधन से मुक्त। इसका मतलब ये जो आपका है वो तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन जो आपका आएगा डी नंबर है। तो जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, बंधन मुक्त में क्या है, तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि मनोज किसका पर्यायवाची होता है। यहाँ पर देखिए कृष्ण है, कुबेर है, कामदेव या ब्रह्मा। तो मनोज जो पर्यायवाची होता है वो कामदेव का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में कि आरोग्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होता है। चलिए, आरोग्य का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है। 10 की अगर बात करते हैं तो 10 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, आरोग्य मतलब निरोग, है ना। क्या हो जाएगा, आरोग्य मतलब बिना रोग।
तो यहाँ पर क्या होता है निरोग, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है इनमें से सही शब्द आपको बताना है, परलौकिक होता है या पारलौकिक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं पारलौकिक, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, पारलौकिक होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 12 नंबर में, इनमें से सही शब्द आपको चुनना है। यहाँ पर बिछो लिखा है, और विछो की अगर बात करते हैं तो बी शब्द बा शब्द नहीं लगता है। यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया है विछो हो, ये ऑप्शन आपका ए नंबर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। 12 का ऑप्शन जिसका आ गया है ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिछो मतलब होता है प्रिय से दूर होना, ठीक है, अपने प्रिय से जब दूर होते हैं तो बिछो होता है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर। क्वेश्चन आपका 13 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर रामायण का संविच्छेद क्या होगा। चलिए 13 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे राम धन अयन, राम धन अयन, और राम धन अयन कहां पर है, ऑप्शन देखिए बी नंबर है, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि झंकृत किस शब्द का विलोम है, झंकृत किस शब्द का विलोम है। तो यहाँ पर देखिए झंकृत जैसे क्या होता है आंधी तूफान आता है ना, और चारों तरफ झंझोरते हुए चला आता है, तो कहीं ना कहीं इसका विलोम क्या हो जाएगा निस्तब्ध हो जाएगा, मतलब बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा ए नंबर है राइट हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से आपको बताना है कि द्वंद्व समास किसमें है। चलिए 15 का ऑप्शन दीजिएगा, द्वंद्व समास जो आपका है वो किसमें है। लंबोदर में नहीं होगा, क्योंकि लंबोदर आपके कैसे कहते हैं गणेश भगवान, जो कि विशेष अर्थ निकलेगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नर और नारी, नर और नारी, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है शब्द के सही रूप का चयन करना है। सॉरी, देखो शब्द के सही रूप का चयन कीजिएगा। 16 नंबर आपसे कह रहा है यहाँ पर तृष्णा कैसे लिखा जाएगा। चलिए शुद्ध शब्द आपका तृष्णा में जो बनता है वो किस प्रकार से, तो ये जो ऑप्शन देखो डी दिया गया है तृष्णा, ये शुद्ध लिखा जाता है इस प्रकार से, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है कि धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों ये होता है अंतरिक्ष, क्या कहते हैं इसको, अंतरिक्ष कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि दुष्परिणाम में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए बताना है दुष्परिणाम में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दे सकते हैं दुर तो आपका होगा नहीं, तो इसको आप यहाँ से हटा दीजिएगा। उद भी नहीं होगा, इसे भी हटा सकते हैं। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन मिल गया है बी नंबर है, जो आपका दुष् दिया गया है ना, दुष् जो आपका दिया गया है यही इसका क्या है आपका उपसर्ग है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राम काव्य धारा में राम को किसका अवतार माना गया है। चलिए बताना है 19 नंबर में कि राम काव्य धारा में राम को किसका अवतार माना गया है। 19 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा राम काव्य धारा में राम को याद रखिए विष्णु का अवतार माना गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, विष्णु का अवतार। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि युधिष्ठिर में समास कौन सा है। चलिए 20 को ऑप्शन देना है, 20 के आपको बताना है युधिष्ठिर में समास क्या है। चलिए बताइएगा युधिष्ठिर में जो समास है वो आपका कौन सा है। याद रखिएगा इसमें दोनों प्रकार का समास हो जाता है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी हो जाता है और तत्पुरुष समास भी हो जाता है, क्योंकि युधिष्ठिर का जो मतलब है वो आपका है क्या कि युद्ध का, युधिष्ठिर में होता है युद्ध में स्थिर, और जो युद्ध में जो स्थिर होता है ना उसे बोलते हैं युधिष्ठिर। और एक तत्पुरुष समास की तरह भी कार्य करता है, क्योंकि इसका दूसरा पद क्या होता है प्रधान होता है। युधिष्ठिर एक पांडव का नाम भी था, जो कि एक बहुव्रीहि समास में भी आपका आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम आपसे बोले कि सर इसमें सही क्या लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर तत्पुरुष है लेकिन अलग तत्पुरुष नहीं है, जैसे आपका होता है अलुक तत्पुरुष होता है डायरेक्ट, तो कहीं ना कहीं आंसर लगा देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, क्योंकि विशेष अर्थ में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बी नंबर लगा देंगे। बाकी हमने कहा भी है कि ये क्वेश्चन आपके अपवाद में होता है, जब भी आपका आता है तो दोनों एक साथ में नहीं आएंगे, याद रखना है। अगला है
कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ बताना है। जैसे आप लोगों का एडमिट कार्ड आता है तब आप लोग कमर कस लेते हैं, तो यहाँ पर कहेंगे कि सर कड़ा परिश्रम करना या परिश्रम करना, तो सीधी बात है कि कमर कसना मतलब होता है परिश्रम करना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, काठ का उल्लू का अर्थ क्या होता है? चलिए, काठ का उल्लू मतलब होता है क्या? अडिग या मूर्ख? तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर मूर्ख हो जाएगा, याद रखिए मूर्ख हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, गद्यांश सॉल्व करना है, और गद्यांश में जो दिया गया है वो भूषण महाराज के बारे में है। कुछ ज्ञान की बातें भी आपको इस गद्यांश से मिलने वाली हैं। यहाँ पर दे सकते हैं, भूषण महाराज ने विषय और विशेषतया नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी छत्रसाल से महान भावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण कर दिखाया। मतलब आपको समझ आ गया कि जो आपके शिवाजी थे वो आपके कौन थे? तो ये आपके एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र थे, समझिएगा। लेकिन उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल सैनिक थे। इसी सेना ने इस महान भाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ गए थे। समझ सकते हैं कि अगर आप गद्यांश ना पढ़ते तो आपको इतनी जानकारी भी ना होती। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके शिवाजी थे। यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। शिवाजी के पिता जो आपके थे वो क्या थे? शिवाजी के पिता जो आपके थे क्या थे भाई? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बीजापुरधीश हैं, यहाँ पर जमींदार दिया है, ए और बी दोनों, और यहाँ पर दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा, आपने गद्यांश पढ़ा है और जल्दी जल्दी में कुछ गलतियां हो भी जाती हैं, और जैसे आप लोगों में से गलतियां हो रही। डी नंबर यहाँ पर होगा, याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग यहाँ पर सी लगा रहे हैं तो आप ये देखिए, पहले यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि जमींदार और बीजापुर के नौकर के पुत्र थे, है ना कि उनके पुत्र थे। ठीक है ना? तो समझ में आ गया ना, ये गलती आपकी होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, छत्रसाल बुंदेला ने सामना किया था। छत्रसाल बुंदेला ने जो सामना किया वो आपके मुगलों का किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना? क्योंकि इनके समय अंग्रेज का ज्यादा वो नहीं था, यहाँ पर मुगलों हो जाएगा, जो कि गद्यांश में दिया गया था। बाकी आपका भाग 2 इंग्लिश है। इंग्लिश हम नहीं पढ़ाते हैं, आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सोल्व करते हैं भाग 3 जो कि आपका सामान्य जानकारी है। और सामान्य जानकारी अगर आपको आती है तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है? इसलिए जीके का अध्ययन करते रहिएगा। कोई भी एग्जाम हो और कैसा भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि पहले तो जीके वगैरह पे ज्यादा फोकस नहीं होता था, लेकिन अब 25-25 क्वेश्चन जीके के भी आने लगे हैं। तो जिनका जीके मजबूत होता है, क्योंकि मैथ कॉन्सेप्ट पे रहती है और मैथ जिसको आती है तो वो तो ठीक है, लेकिन ये हो जाता है प्लस पॉइंट, अगर जीके आ रही है तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपका निकलेगा यहीं से। क्वेश्चन नंबर आपकी 51 है कि निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनको हटाया जा सकता है। कैसे हटा सकते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, राष्ट्रपति द्वारा। यही आंसर आपका हो जाएगा, सी नंबर है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा उसको हटाया जा सकता है, और वही प्रक्रिया होगा 2/3 वाला। ठीक है? आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है? जो ग्राम पंचायत है इनको संगठन करने के लिए, है ना, ये आपका आर्टिकल है आपका 40। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। केंद्र सरकार राज्यों के मध्य जो आर्थिक संबंध है उनकी विवेचना जो आपकी की गई है वो कौन सा आर्टिकल है?
तो याद रखिएगा 268 और 200, जो आपका 268 से लेके 281 तक की आपकी है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर भी 268 से लेके 281 तक केंद्र और राज्य के मध्य जो आर्थिक संबंध है उनकी विवेचना की गई है। अगला है निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। यहाँ पर दे सकते हैं कि आपके एन गोपाला स्वामी दिया है, नेहरू है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है, सरदार पटेल है। 54 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो नेहरू जी नहीं थे, ना ही सरदार पटेल थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर यहाँ पर जिसका आ रहा है जवाब राइट हो जाएगा। याद रखिएगा हमने कहा कि इसमें 7 लोगों में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो इसके अध्यक्ष थे, बाकी और भी सदस्य थे जैसे गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, के एम मुंशी, बी एल मित्तल, है ना। इसके बाद माधवराव जो आपके आ गए थे उनकी मृत्यु के बाद, जैसे आपके मोहम्मद सादुल्ला भी थे, डीपी खेतान, है ना। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 55 में, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। महाभियोग प्रक्रिया एक प्रकार की जैसे होता है ना कलंक लगना, किसी प्रकार का कलंक लगना, क्योंकि अभी तक किसी पर महाभियोग नहीं लगा है ना। लगाया गया था लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। लोकसभा ने पारित किया लेकिन राज्यसभा ने पारित नहीं किया। तो कहीं ना कहीं अगर ये लगाया जाता है जब संविधान का आक्रमण हो, मतलब अतिक्रमण होता है, संविधान के अनुसार काम नहीं करते हैं, तभी आपका लगाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये कितने दिन पहले सूचना, तो 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। और अगर वो अपने पद से हट जाते हैं तो कोई बात नहीं है, और नहीं हटते हैं तो फिर लोकसभा और राज्यसभा मिलकर 2/3 बहुमत अगर पारित कर लेती है ना, तो आपकी इन पर महाभियोग लग जाता है। आर्टिकल नंबर जो आपका 61 होता है। आगे बढ़िएगा कि अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था कितने वर्षों में। चलिए 56 का ऑप्शन देना है। जो अबुल फजल हैं इनके द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, लेकिन समय कितना लिया था? 7 वर्षों का समय लगभग लगा था। कितने? 7 वर्षों का समय लगा था। 90 से करीब 96 वो मतलब तक हुआ था। 1590 से लेके 1596 तक लगभग इतनी समय की लगभग किया था। तो ये जो आपके हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो अकबर की नवरत्नों में से एक आपके थे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 57 है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो आपका कौन था। यहाँ पर बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा गया है, तो ये आपका फ्रेजर था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अंतिम अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो ये बात हो रही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें, है ना, ऐसा मत सोचिए कि नहीं अंतिम अधिवेशन पूछा, यहाँ पर जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। 58 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये डी है सही उत्तर, कि अमृतसर अधिवेशन 1919, है ना, इसमें भाग लिया था। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक आपको बताना है। चलिए बताना है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। 59 की बात करते हैं तो दोस्तों ये है आपके मनसुख लाल हीरालाल। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और 4 जून 1903 को इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी, जो कि ये समाचार पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि द मैन हु डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक पूछा गया है। और यहाँ पर जो आपका आंसर है 60 नंबर में वो सी हो जाएगा, रफीक जकारिया। कौन है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा रफीक जकारिया। इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। इनके यह किताब जिन्ना के नेतृत्व में, उसके बाद ये आपके अंतर्दृष्टि भी आपकी रही थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। चलिए जुकाम हो गई है आज। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। यहाँ पर 61 नंबर का जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, एलन कैंपबेल जॉनसन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एलन कैंपबेल जॉनसन। अगला क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 62 है और आपसे कह रहा है
कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। अर्थात जो आपसे सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं वो आपकी कौन सी किरणें होती हैं? पराबैंगनी किरणें। और ये अगर आपके आते हैं तो मनुष्य में कौन सी समस्या पैदा करती है? अर्थात यहाँ पर जो दिक्कतें आती हैं पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में क्या हानियां होती हैं, क्या इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं? तो आप कहेंगे सर 62 का ऑप्शन देखा जाए तो यकृत कैंसर नहीं होता है, स्किन कैंसर अर्थात त्वचा कैंसर होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन दिया गया है कि अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? देखिए यहाँ पर कैथ लैब जो आपकी होगी वो कहाँ पर होगी? जो आपकी कार्डियोलॉजी होती है, हृदय संस्थान जो होता है कार्डियोलॉजी, वहां पर एक विभाग होगा कौन? कैथ लैब। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? चलिए 64 का ऑप्शन देना है। तो 64 की बात करते हैं, जो ट्राई नाइट्रोटाइलून है ना, ट्राई नाइट्रोटाइलून, ये आपने हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा। डाई नाइट्रोग्लिसरीन भी आपका है, साइक्लो, ट्राइमेथिन, ट्राइट्रामीन ये भी है, लेकिन नाइट्रोक्लोरोफार्म नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दे सकते हैं जो आपको नाइट्रोक्लोरोफार्म है, ये प्रयोग कब होता है? इसका प्रयोग डॉक्टर करते हैं इलाज के दौरान, है ना, एनेस्थीसिया के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 65, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? 65 की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका जो 65 नंबर दिया है वो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। यहाँ पर परमाणु ऊर्जा है, यहाँ पर आपका दिया है नाभिकीय ऊर्जा, है ना, यहाँ पर दिया है सैद्धांतिक भौतिकी दिया गया है, लेजर भौतिकी है, अंतरिक्ष अनुसंधान है। यहाँ पर आपको बताना है आपका जो आंसर होगा 65 नंबर में वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए, नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर दे सकते हैं कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? चलिए जवाब देना है। 66 नंबर दिया और 66 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए सभी लोग जवाब देंगे। वेरी गुड, यहाँ पर दे सकते हैं आप लोगों में से काफी लोग जवाब दे रहे हैं। कह रहा है बिना बेगार के, है ना, मतलब बिना ऐसा कि पहले बेगाड़ दो इसके बाद उसको बनाओ, पहले मंदिर रहे, मंदिर को उखाड़ दो फिर मस्जिद बना दो, ऐसा नहीं किया है। मतलब जैसा था ही उसको क्या किया, उसको थोड़ा और अच्छे से कर दिया। यहाँ पर बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? 66 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो रुद्रदामन प्रथम। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? इन ऑप्शन को ध्यान देना है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर है 66 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रुद्रदामन प्रथम आपका आंसर राइट हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आपसे कह रहा है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? चलिए, तो याद रखिए जब बिना बेगार आपसे दे देता है तो ये आपके सुदर्शन झील जो कि आपके शक शासक थे रुद्रदामन, ठीक है, ये शक शासक थे रुद्रदामन। बाकी एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा बहुत पहले कि इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उनके राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। जब निर्माण की बात आती है तो चंद्रगुप्त के समय की बात होती है। ये झील गिरनार पहाड़ी के सौराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद समुद्रगुप्त के शासन काल में इसकी मरम्मत कराई गई थी। अशोक के राज्यपाल तुषार ने इस झील से नहर निकाली थी। रुद्रदामन ने इस समय में अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया था, मतलब कहीं ना कहीं इस समय बारिश ज्यादा हुई थी तो इससे बांध भी टूट गया था। तो अब आपको पता चल गया कि इस झील से जुड़े हुए कई घटनाएं, इसलिए हमने आपको अच्छे से बता दिया है। इसको ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर अगला है कि औरंगजेब ने किसको, क्या दिया गया है, औरंगजेब ने किसको शाही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? तो दोस्तों ये है आपके जहां आरा, क्या है यहाँ पर जहां आरा जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सूफी संत है
जो महबूब ए इलाही कहलाता था। 68 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, महबूब ए इलाही जो कहते थे अर्थात ईश्वर के प्रिय, ये जो आपके हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। यहाँ पर जो आंसर आपका आ रहा है डी नंबर है, जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये सुन्नी मुस्लिम विद्वान आपके रहे हैं, चिश्ती संप्रदाय से जुड़े रहे हैं। आपका जो आंसर आएगा वो आपका डी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पर कुछ योजनाएं हैं कि सर्व शिक्षा अभियान ये कब चला था। तो सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े यहाँ पर 2001 में हुआ था। साक्षर भारत जो आपकी योजना है ये 2009 में आई थी, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2009 हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये 1987 में। कब 1987 में। वहीं पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में चलाए गए थे। तो यहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन बन रहा हो उस ऑप्शन को आपको ध्यान दे देना है। यहाँ पर दे सकते हैं पहले आपका 3 आया था, विचार है ना भी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम आपको बताना है। 70 की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर दे सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पर कनाडा, भारत, जर्मनी। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत तो आपका होगा नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। इस हिसाब से जो ऑप्शन आपका होगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 71 और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है। तो यूरेनियम अयस्क के लिए देखा जाए तो आपके जो कनाडा है, यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा कि जो कनाडा है यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है। और यूरेनियम के भंडार में जो स्थान अगर पूछा जाए ये पहला स्थान रखता है, और अगर उत्पादन में पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया आपका प्रथम स्थान रखता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ आपकी हवाएं हैं जो आपके विश्व में चलती हैं, अलग अलग जगहों में चलती हैं। जैसे विली विली जो आपका है, विली विली ये ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला एक प्रकार का तूफान है। यहाँ पर हरिकेन भी आपका तूफान है, लेकिन ये चलता है संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है। यहाँ पर टाइफून जो आपका आता है कहाँ पर, तो आपकी चीन में। टाइफून जो आपका है चक्रवात है ना, ये आपके टाइफून चीन में है। और बागियो जो आपका है ये कहाँ से, तो आपकी फिलीपीन से है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो आंसर बना था 2 है ना, फिर इसके बाद 1, फिर 4, फिर 3, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेडक्लिफ लाइन जो आपकी है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, भारत पाकिस्तान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है कि भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है। 74 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया था ABC सूचकांक। ये जो सूचकांक है इसका जो संबंध है वो आपकी किससे है, तो दोस्तों ये कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो आपकी कृषि से संबंधित आपका ये सूचकांक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है 75 नंबर और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि भारत की जनगणना 2011 है, इसके अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का जो प्रतिशत भाग है वो ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम है। चलिए बताना है शिशु जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है, और यह है कहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं आपका हरियाणा क्षेत्र है। हरियाणा जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हरियाणा में जो ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर बच्चों की आबादी का परसेंट मात्र 13.84% आपका है, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा डी नंबर के साथ यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर पढ़ा हिंदी और यहाँ पर आपने पढ़ा जीके। अब आपको बताना है कि सर हिंदी में जो आपने स्कोर लाए हो कितना स्कोर है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपका ये 18वां मॉडल पेपर था जिसमें कम से कम आप लोगों के हिंदी में 22 नंबर लगभग आपके आना चाहिए। अगर माइनस मार्किंग हुई है तो आप 20 नंबर आप लाभ जोड़ सकते हैं। ठीक है। और वहीं पर अगर आप जीके यहाँ पर देख रहे हैं तो जीके में आप देखेंगे तो 18 नंबर तक लगभग आपके होना चाहिए, और अगर माइनस मार्किंग करते हैं तो आपके 15 नंबर से कम नहीं होना चाहिए। कुल मिला के यहाँ पर देखिए तो आपके 35 नंबर तो होना ही होना चाहिए आज के समय में। बाकी आपका पेपर जो आपका है वो 4 और 5 जनवरी है, अभी आपके पास समय है। आपके पास जो भी किताब हो है ना उस किताब से आप पढ़ सकते हैं, हिंदी हो या आपकी जीके हो
है ना। और हमने कहा भी है जिस कोई भी किताब हो उस किताब को जितनी बार आप पढ़ लेंगे, है ना, जितनी बार पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं किताब को बदल बदल के पढ़ें, बदल बदल के पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। जो भी आपकी किताब हो उस किताब को आप बार बार पढ़िए, कम से कम 5 बार पढ़िए, क्योंकि हर चीज किताब में लगभग होता है। बाकी इधर उधर के क्वेश्चन तो आपके आते रहते हैं, है ना, जिनको हम पकड़ नहीं सकते हैं। वो आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग या जब पढ़ सकते हैं या आप अपने आईक्यू के हिसाब से, या आप अनुमान लगा सकते हैं, है ना, जिसको हम लोग तुक्का भी बोल देते हैं कि जब आप 90% तैयारी कर लिए हैं तो जब क्वेश्चन आता है तो उसका अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ इसका आंसर हो क्या सकता है। जब आपके अंदर इतनी क्षमता होती है कि 90% आपने तैयारी किया है, तो बाकी बचे 10% जो होते हैं ना, ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाते हैं। और 2-4 क्वेश्चन तो आयोग है ही है जो अपने घर से उठा के रख देता है, पता भी नहीं चलता है कैसा होता है। इसलिए आपके पास समय कम है ना, तैयारी करिएगा। क्योंकि आज के समय में लोग कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपको जॉब मिलेगी तो आप कहा जाएगा कि नहीं आप बहुत मेहनत किए हैं, कठिन परिश्रम किए हैं, और आप ये भी कह देंगे कि हम रिक्शा चलाते थे, चना बेचते थे, तो भी लोग आपकी बात को मानेंगे। लेकिन अगर आपको जॉब नहीं लगती है ना, तो आप चाहे इतना कठिन परिश्रम किए हों, रात दिन अखबार बेच के कानपुर में रह के आप पढ़ाई किए हों, लेकिन अगर जॉब नहीं लगती है तो बस यही कहेंगे कि ये लोग पढ़ाई नहीं करते थे, कुछ और भी करते थे, है ना। तो याद रखिएगा, पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो मेहनत से करिएगा, बचे हुए दिनों को अच्छे से यूज करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जीवन पूरा है, पूरे जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो समय है, इस समय में अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे और समय छूट जाएगा तो 2-3 साल बाद आप फिर पछताएंगे, और वो 3 साल बाद फिर आप सोचेंगे कि हमने 3 साल अपना बर्बाद कर दिया। क्लियर है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। 3 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, तो 3 बजे आपको एडुटेरिया की जो करंट अफेयर आई है पूरे 1 साल की, जनवरी 2024 से लेके कह सकते हैं नवंबर तक आपकी लगभग है। तो उस करंट अफेयर को हम लोग यहाँ पर 3 बजे आज पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग 3 बजे जरूर आइएगा। टाइम बिल्कुल निर्धारित है, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, देव जी के ट्रिक्स आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है। जी हाँ, ये समय जो आपका है बहुत बहुमूल्य होता है। जॉब लगने के बाद मालूम है बड़ी बड़ी, जैसे मान लो टीजीटी पीजीटी में 70-70 हजार रुपया सैलरी मिलती है। अब आप सोचो कि जब से आप पढ़ रहे हो तब इतने मिले होंगे, और 1 महीने में 70 हजार जब आपको मिलेंगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी, आपकी जिंदगी कैसी होगी, थोड़ा सोच कर देखेंगे तो ये सब जीवन व्यर्थ में जो है वो सब व्यर्थ लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।